अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 11 के, जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हम ट्राई करेंगे कि हम सारे सॉल्व कर सकें इस सेशन में, अदरवाइज आई विल मेक एन अदर वीडियो अबाउट इट। तो पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखे हुए हैं, मेरी राइटिंग में है। आई होप समझ आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आई एम गोइंग टू रीड इट एनीवे। तो पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमें पहले अंडरस्टैंड करना है ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करनी है। पहले हम अंदाजा लगाते हैं हमसे पूछा क्या है। ठीक है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है। तो हम लिख देते हैं टू फाइंड में ये लेट्स सी हियर। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, हमें पता है एवरेज स्पीड हम ऐसे लिखते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। तो गिवन क्या क्या है? तो जो गिवन है वो असल में इन्होंने वर्ड्स में ही दिया है। अगर कुछ लोगों को ये इंटरप्रेट करना मुश्किल हो तो यहाँ पे इन्होंने दिया है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर हमें दिया है और कहा है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर क्या वैल्यू है इनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे? तो टेम्परेचर जब हम कहें स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट मींस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम केल्विन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 273 केल्विन। और प्रेशर कितना है हमारा? 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, ये हमारा प्रेशर है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है अपनी एवरेज वेलोसिटी। तो अब अंदाजा करें, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पी हो सकता है, टी हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। उसके अलावा सारे कांस्टेंट हो ताकि हमें कोई झंझट ना हो। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? वेल हमें याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि प्रेशर का रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी के साथ, राइट? लेकिन उसमें वॉल्यूम आ रहा था कि नहीं, या हमने एक और रिलेशन पढ़ा था उसी को कन्वर्ट किया था हमने टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ। लेट्स राइट इट डाउन एंड देन सी कि कैसे यूज कर सकते हैं हम। इधर हम टेम्परेचर वाज इक्वल टू 2/3 के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी थी अंदर 1/2 mv², राइट? तो एक चीज हमने नोट की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये है mass of one molecule of nitrogen molecule, mass of nitrogen molecule। ठीक है, और ये वेलोसिटी है, और ये असल में m और 1/2 हम बाहर ले सकते हैं इस एवरेज साइन से, बट वेलोसिटी अंदर ही रहेगी क्योंकि एवरेजिंग बेसिकली उस पे हो रही है। तो लेट्स डू दैट। हम सारी और चीजें हम एक साइड पे कर लेते हैं, v को एक साइड पे कर लेते हैं क्योंकि हमने वो एग्जैक्टली फाइंड करना है। तो लेट्स डू दैट। ये चीज 3k यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि 2 को कैंसिल ही कर देते हैं, वहां ले जाते हैं क्यों है, 2 को हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया और m हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये करते हैं हम 3kT/m equal to v²। सी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। जरा कंफर्टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। पर हमें तो एवरेज ऑफ स्पीड फाइंड करना था, और ये मीन मीन ऑफ और एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटी है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं है।
तो अब हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे वैल्यूज। वेल टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है, बोल्ट्जमैन की पता है हमें। अब ये m क्या है, ये कैसे फाइंड करेंगे? वेल हमें पता है कि 1 मोलर मास of nitrogen molecule is 28 grams, right? इसे अगर किलोग्राम में करें तो 0.028 किलोग्राम्स, ठीक है। और 1 मोल के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? हम ये कह सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, ठीक है। तो Na मॉलिक्यूल्स have mass 0.028 kilograms, राइट? और 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा? क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था, इसके अंदर हमने एक एटम कंसिडर किया था, हमने मोलर मास नहीं कंसिडर किया था। तो हमें एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए, उसके लिए हम इसे एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 6.022 into 10 raised to the power negative 23, not negative, it's 10 raised to the power 23। इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 4.64 into 10 raised to the power negative 26, और ये किलोग्राम्स में है, ठीक है। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू m। अब हम ये प्लग इन कर देते हैं वैल्यूज अपने ऊपर फॉर्मूला में। किस फॉर्मूला में? लेट्स हाईलाइट दैट, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, इस फॉर्मूला की बात हो रही है, इसमें हम ये वैल्यूज डाल देंगे। तो चलें ग्रीन में डालते हैं, स्क्वायर रूट 3, अच्छा k जो है बोल्ट्जमैन वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये तो पता होनी चाहिए, तो ये मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ 1.38 into 10 raised to the power negative 23, राइट। इसके अंदर फिर हम टेम्परेचर की वैल्यू डाल देते हैं, जो कि है 273। इसे हम डिवाइड करेंगे मास से, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब इसे कैलकुलेटर पे आप कर लें खुद, क्या पेपर में आप कैलकुलेटर यूज करेंगे उसी पे कर लीजिएगा, सारा कैलकुलेटर में एज इट इज डालें और हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स कंसिडर किए हैं, तो वेलोसिटी का आंसर भी हमें स्टैंडर्ड यूनिट में मिलेगा, जो कि है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन किस बारे में। तो अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि शो दैट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर, आई एम गोना हाईलाइट दिस बिकॉज दिस सीम्स इम्पोर्टेंट, मैं ये चीज हाईलाइट कर देती हूँ। रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड्स of two different gases at certain temperature, two different gases is equal to square root of inverse ratio of their masses। अब हम इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हमें। यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और दो गैसेस की बात हो रही है, तो हम पहले लिखते हैं गैस 1 और यहाँ पे लिख देते हैं गैस 2, ठीक है। इसकी हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी है v1 स्क्वायर, और इसकी है v2 स्क्वायर, ठीक है। ये नोटेशन मैंने लिखी है। अब वो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? रेशियो ली इन दोनों की, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
V2 स्क्वायर, रेशो ले ली, एंड लिखा हुआ है रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, राइट। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, इसका मतलब ये दोनों गैसेस जो हैं वो एक ही टेम्परेचर पे हैं, तो हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, उसकी नोटेशन भी सेम रखते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। आगे वो कह रहे हैं इज इक्वल, ये रेशियो जो है ये इक्वल है, ठीक है, ये रेशियो इक्वल है, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट, here you can see square root, इधर स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर masses। इनवर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने V1 ऊपर लिखा है तो M1 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो करते हैं अब, M1 नीचे लिख दिया हमने, M2 ऊपर लिख दिया, इनवर्स वाली बात हो गई, उन्होंने स्क्वायर रूट की भी बात की है तो स्क्वायर रूट डाल दिया। तो वो हमें कहना चाह रहे हैं कि हम ये प्रूव करें, ठीक है। और हम कहते हैं कि पहली गैस का मास M1 है और दूसरी का M2 है। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, कुछ तो ऐसा हमें चाहिए जो इन गैसेस में कॉमन हो, और हमें नजर आ रहा है कि दोनों गैसेस एक ही टेम्परेचर पे हैं, तो क्यों ना हम इनका टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखें, टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि हमारे पास M है और V1 है और वो काइनेटिक एनर्जी में आते हैं, तो चलें वो फॉर्मूलाज लिखते हैं हम दोनों गैसेस के लिए। T equal to 2,3K 1/2 M1 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा T equal to 2 divided by 3K 1/2 M2 V2 स्क्वायर, राइट। और क्योंकि टेम्परेचर्स इक्वल हैं तो हम अल्टीमेटली इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, तो चलें वो करते हैं। 2 divided by 3K 1/2 M1 V1 square equal to 2 3K 1/2 M2 V2 square। कॉन्स्टेंट्स कैंसिल कर देते हैं, हम इन्हें साथ ले लेके क्यों फिरें जब ये यहाँ पे निकल सकते हैं, राइट। तो सारे कॉन्स्टेंट्स हमने कैंसिल कर दिए, तो अब बस हमारे पास वेरिएबल टर्म्स आ गए हैं, जो नॉट वेरिएबल टर्म्स, वो टर्म्स जो हमें अपने फाइनल स्टेटमेंट में चाहिए भी। हमारी फाइनल स्टेटमेंट क्या है, ये वाली, इसमें वही टर्म्स हैं जो यहाँ पे बच गई हैं, ये देखें, तो यही वाली टर्म्स हमें चाहिए। तो चलें हम इसे आगे पीछे करते हैं, अगर हम वो वाली फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, चलें देखते हैं। अब हम M1 यहाँ से बाहर ले सकते हैं इस एवरेज से, और सिमिलरली हम M2 भी बाहर ले सकते हैं। नाइस, तो ये ज्यादा क्लोज लग रही है। अब हम ऐसे करते हैं, इस चीज को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। तो देखें कितना क्लोज है, जो फॉर्म हमें चाहिए थी, हमें ये फॉर्म चाहिए थी, तो काफी क्लोज है, बस स्क्वायर रूट की कमी है, तो हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है डालने में, तो टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ गया और प्रूफ हो गया। तो आपने इसी तरह पॉइंट आउट करना है कि क्या चीजें गिवन है, किस तरफ इशारा हो रहा है, क्या चीज आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो बड़ी सटल डिटेल्स में लिखा हो, लाइक स्टेटमेंट फॉर्म में, और आपको पता ना चल रहा हो कि कैसे दिया हुआ है, लेकिन इफ यू रीड इट क्लियरली यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट। तो मैं हमेशा ये हाईलाइट करती हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे कि ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो हमने प्रूफ कर दी है, तो हम अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल किस बारे में है, ओके, अ सैंपल गैस
let's zoom it in a bit. Okay, a sample of gas is compressed to 1/2 of its initial volume. Let's highlight along the way. Sample gas compress की गई है 1/2 of its initial volume. Like final volume जो है वो initial volume का आधा है. At a constant pressure, this. Right? और during compression इसके ऊपर work done किया गया है ये. On the gas is important क्योंकि ये हमें साइन बताएगा वर्क डन का कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ये मैं अभी आपको बताती हूँ. और हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है हम अलग वो हाईलाइट कर लेते हैं. फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, हम अब लिखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है जरा डिटेल में. लेट्स सी. तो गिवन है, अगर हम कंसिडर करें हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ऐसे है. गिवन नहीं है, ये नोटेशन यहाँ पे यूज कर रही हूँ. वॉल्यूम जो है हमारा फॉर एग्जांपल V1 है और फाइनल वॉल्यूम जो है V2 है. तो उन्होंने कहा है कि कंप्रेस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का आधा है. इसे हम आधे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा. लाइक V1/2 है. हमने कंप्रेस किया है, ये गैस है, इतनी थी, हमने इसके साथ तशद्दुद किया, इस पे हमने दबाव डाला तो ये आधा वॉल्यूम रह गया इसका. ठीक है. तो हमने इसे दबाया है और ये इतनी रह गई है, आधी हो गई है, वॉल्यूम इसका आधा रह गया. तो बाकी इस पे एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है. कांस्टेंट प्रेशर कितना है 1.25 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और वर्क डन हुआ है, चेंज इन वर्क डन ऊपर कर रहे हैं हम इसके. अब वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है. इसका क्या मतलब है, अगर गैस धक्का दे तो वो पॉजिटिव वर्क डन कंसिडर किया जाएगा. इतनी कमजोर सी गैस अगर हमारे पिस्टन को धकेल दे तो ये सोचें कि ये पॉजिटिव चीज ही है ना, हम आवाम जो हैं हम भी धकेल दें अगर इस हुकूमत को, ये भी पॉजिटिव चीज में आता है. तो खैर ये जस्ट रिमेम्बर करने के लिए पंस हैं. बट अगर वो हमें धकेल रहे हैं, लाइक हमें दबा रहे हैं पॉलिटिशियंस, तो ये बुरी बात है, नेगेटिव चीज है. इसी तरह पिस्टन दबा रही है गैस को, ये भी नेगेटिव चीज है. खैर साइंस रिमेम्बर आपने रखने हैं कि जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम हो वो नेगेटिव होगा, बाय द सिस्टम हो वो पॉजिटिव होगा. चले हमने लिख लिया हमें क्या क्या दिया हुआ है. अब हमने फाइंड क्या करना है, ये तो लिखे हम. टू फाइंड, हमने फाइंड करना है फाइनल वॉल्यूम, तो हमने V2 फाइंड करना है. राइट. तो अब हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोचें जरा. वेल वर्क डन दिया हुआ है और हमें पता है कि वर्क डन क्या है. अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ वॉल्यूम डिक्रीज करता है, लाइक ये कांस्टेंट प्रेशर है और वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे, ये वॉल्यूम का है. ठीक है. तो जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो वर्क डन होता है. ठीक है. ये प्रेशर तो सेम है, ये जो चीज है ये है चेंज इन वॉल्यूम. तो वर्क डन कितना आएगा, डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V. ठीक है. ये हम सॉल्व कर रहे हैं. चले अब देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या. चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास है V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. तो ये चेंज इन वॉल्यूम है. अब हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है उन्होंने कहा है कि हमने कंप्रेस किया गैस को इतना कि वो आधी रह गई. ठीक है. और हमने देखा भी है फाइनल वॉल्यूम क्या था, V1/2 के बराबर है, -V1
लाइक हम माइनस कर रहे हैं उसमें से इनिशियल वॉल्यूम, तो हमें कितना मिल जाता है, -v1/2, क्योंकि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें प्रेशर दिया हुआ है, हमें वर्क डन भी दिया हुआ है, तो क्या आएगा, वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है भला, -100, ठीक है। यहाँ हमने प्रेशर की वैल्यू पुट की 1.25 इंटू 10⁵, और यहाँ पे था -v1/2। क्या करें, हम v1 को एक जगह पे रखते हैं, बाकी चीजें अलग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा -200, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5। अब ये हो गया -v1, राइट। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर देते हैं, तो v1 इज इक्वल टू, एक और काम करते हैं, हमें v1 नहीं एक्चुअली फाइंड करना, हम ऐसा करते हैं, हम 2 को इधर नहीं लेके जाते, क्योंकि हमें तो v2 फाइंड करना है, और ये एग्जैक्टली v2 ही है एक्सेप्ट फॉर द माइनस साइन, बट लेट्स फॉरगेट द माइनस साइन, हम ये यहीं पे रखते हैं और इसे हम v2 कर देते हैं, आसान काम करते हैं हम अपने लिए। इसे हमने v2 किया, नेगेटिव साइन वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब ये 100 रह जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻⁻5। कभी कभी भूल जाता है बीच में इंसान को कि क्या फाइंड करना था, सॉल्व तो कर रहे होते हैं, बट इसलिए आप क्लियरली यहाँ पे लिखा करेंगे आपको फाइंड क्या करना है। चले, हमारे पास आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अगले पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decrease by 300 joules. If at the same time 120 joule of work is done on the system, find the heat lost by the system. Right. तो चलें लिखते हैं, और साइंस का आपने इसमें ध्यान रखना है, और पहले हाईलाइट करते हैं हमें क्या क्या बताया हुआ। उन्होंने बताया हमारी इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की डिक्रीज की है, और इतना वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने बताया था अगर पिस्टन सिस्टम पे काम कर रहा हो तो नेगेटिव बात है, नेगेटिव होता है। अगर गैस प्रेशर लगा रही है, गैस वर्क डन कर रही है, पिस्टन को ऊपर मूव कर रही है, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिखते हैं, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव होगी। नाउ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वो भी नेगेटिव है, तो वो भी नेगेटिव 120 जूल्स है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब टू फाइंड की तरफ आ जाते हैं। गिवन के तो हमने मजे उठा लिए, तो टू फाइंड हम अब तलाश करते हैं क्या करना है हमने फाइंड। ओके, हमने फाइंड करना है हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो एग्जैक्टली हम फाइंड करना चाह रहे हैं डेल्टा क्यू, राइट। वेल, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं? एक ही ऐसा फॉर्मूला है जो आपने 11 चैप्टर में पढ़ा है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी जल्दी से वो डालें और आंसर निकालें, क्योंकि ये बहुत छोटा और आसान सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाता है ये तीनों चीजें आ ही एक फॉर्मूला में रही हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लिखें। साइंस का आपने ध्यान रखना है, एज इट इज पुट करें। -300 प्लस है -120। देखिए मैंने उसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया, साइन मैंने अभी स्वैप नहीं किया। तो खैर, प्लस माइनस माइनस -300 -120, तो कितना हो जाएगा, -420। इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास -420
जाउल्स हमारे पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हीट लूज हो रही है ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ये गैस है, ये इसके ऊपर पिस्टन दबाया है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एनर्जी ये लूज भी कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ओवरऑल हीट जो है वो हीट जो है वो सिस्टम की लॉस हुई है। चलें अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है कार्नोट इंजन से। वेल इट्स इंटरेस्टिंग, कार्नोट इंजन इंटरेस्टिंग है। चलें देखते हैं क्या हमसे पूछ रहे हैं। कार्नोट इंजन यूटिलाइजेस एन आइडियल गैस। ओके, आइडियल गैस वाला ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, द सोर्स टेम्परेचर इज, ये हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। द सोर्स टेम्परेचर इज दिस एंड द सिंक टेम्परेचर इज दिस। ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हम अलहदा हाईलाइट कर देते हैं। हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द हीट इनपुट टू द सोर्स एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। और ये वर्क डन उन्होंने बताया हुआ कि ये किया है। चले हम अलग अलग लिखते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, गिवन में हमें टेम्परेचर गिवन है, सोर्स का टेम्परेचर लेट्स कॉल इट T1, जो के बराबर है, उन्होंने कहा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 500 केल्विन के बराबर। अब सिंक टेम्परेचर, इसे T2 कहेंगे हम, और ये इन्होंने कहा था कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 केल्विन्स। बाकी और क्या गिवन था, वेल वर्क डन गिवन है। हम जीरोस देख लें, हमने जीरोस पूरे डाले हैं जी, पूरे डाले हैं। तो ये वर्क डन गिवन है। तो अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। राइट, यहीं पे कहीं पे घुसा के फाइंड लिख देते हैं, जगह कहीं कम ना रह जाए। फाइंड फाइंड एक तो हमने एफिशिएंसी करनी है, और दूसरा क्या करना है हमने, हीट इनपुट, अच्छा हीट कितनी वो सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम, उसे हम Q1 कहते हैं फ्रॉम सोर्स। ठीक है, ये फाइंड करनी है। और Q2 कहते हैं जो सिंक के अंदर वो आखिर में जाया कर देता है, ये फाइंड करनी है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्नोट इंजन का। इतना कोई प्यारा नहीं बनाया है, बट फिर भी अंदाजा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर सेम है। और ये है डायबिटिक, लेट्स जस्ट राइट दैट, राइट। और ये वॉल्यूम है, और ये प्रेशर है। ठीक है, जो भी है बाकी आप यहाँ से, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ से सिस्टम जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमारी हम आइसोथर्मल है यहाँ से यहाँ तक, ये आइसोथर्मल है, इसका मतलब टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है तो और क्या चीज है, यहाँ पे हमारी गैस एक्सपैंड कर रही है, टेम्परेचर सेम है, एक्सपैंड कर रही है, तो वर्क डन कर रही है वो। तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा, सॉरी टेम्परेचर सेम है और एक्सपैंड कर रही है। तो थोड़ा सा आपके जहन में आएगा कि सेम टेम्परेचर रखने के लिए जब वो एक्सपैंड भी कर रही हो, क्योंकि बंदे के जहन में आता है गैस एक्सपैंड करेगी तो ठंडी होगी, लेकिन वो ठंडी नहीं हो रही, आइसोथर्मल है। तो थोड़ा सा वो हीट जो है वो सोर्स से ले रही है, इस पॉइंट पे वो सोर्स से हीट लेगी, सोर्स से हीट लेगी Q1। ठीक है,
एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड गैस करे तो उसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये ठंडी नहीं हो रही क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इस टाइम पे। तो थोड़ी सी हीट ले रही है ये सोर्स से। अब आगे हम पॉइंट पे आ जाते हैं डायबिटिक पे। डायबिटिक का मतलब ये है कि कोई हीट ना एंटर हो रही है ना एग्जिट हो रही है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर और इस प्रोसेस के अंदर तो कोई हीट ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता और निकाल भी नहीं सकता। तो जो सोर्स से ये हीट लेगा वो इधर लेगा और जो सिंक को हीट देगा वो यहाँ पे देगा। और क्योंकि वापस ये घूम फिर के अपना चक्कर लौट के बुद्धू घर को आए वाला हिसाब है, वापस वहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज हो रही कार्नोट साइकिल में। तो हमारी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो एक और चीज, कार्नोट साइकिल का नाम सुने तो लिख दे डेल्टा यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये चीजें यूज करेंगे। एफिशिएंसी का तो खैर हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कार्नोट इंजन का, वो हम लगाएंगे एफिशिएंसी का। टेम्परेचर्स के उसमें भी है और हीट के सॉरी Q1 Q2 की टर्म्स में भी है और टेम्परेचर की टर्म्स में भी है। क्योंकि हमें टेम्परेचर गिवन है, तो हम टेम्परेचर से एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो क्या है ये, T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 100। नहीं सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें कोई हमें झंझट नहीं है। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करेंगे 400 डिवाइडेड बाय, और अल्लाह का दिया हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कैलकुलेटर खरीद सके, हम वो यूज करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे और हम सीधा सीधा ये कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी एफिशिएंसी 20%। मुबारक हो, सिर्फ 20%, बट यही होता है, क्या करें। खैर, अब हमने देखना है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की सोर्स से और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की सॉरी सिंक में वापस भेजी। ये जो सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो यहाँ पे करेगा, जो सिंक में वापस भेजता है वो यहाँ पे भेजता है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पे, क्योंकि आपको अगर वो थ्योरी में दे दें और आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप कर सके। ठीक है, चलें फिर हम दोबारा, अब एफिशिएंसी हमारे पास आ गई तो हम उसको यूज करेंगे, बल्कि मिस यूज करेंगे। मिस यूज, हम कहेंगे कि भैया आप हमारे पास आ गए तो हमने आपको और यूज करना है और हमने और आंसर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास और फॉर्मूला गिवन है। कौन सा फॉर्मूला था इसका, हमारे पास फॉर्मूला था 1 माइनस Q1 इंटू 100, राइट। याद है कि नहीं याद है, हमें याद है सब, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। चलें सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर सेम करें, हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100। अब इस चीज पे गौर करें, जरा गौर से गौर करें, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी कि कार्नोट इंजन में हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाता है, जहां से शुरू होता है जिथे दी खोती उथे ही आ खलोती। ठीक है, वहीं पे आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ पे ये 0 पुट कर दिया तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। और डेल्टा Q क्या है, वेल Q1 माइनस Q2 है, यहाँ पे Q2 आना है क्योंकि उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की फिर इतनी रिलीज कर दी ना, तो ये चेंज इन उसके अंदर हीट आएगी। तो चलें, ये फिर हम डेल्टा W डाल देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि डेल्टा W तो हमें दिया हुआ है, वो डालते हैं और Q1 डालते हैं और एफिशिएंसी भी हमने निकाल चुके हैं। तो हम फिर यूज करते हैं ये वैल्यूज और निकालते हैं Q1 का आंसर। डेल्टा W क्या दिया हुआ था हमें, 1 2 3 4, 4 जीरोस थे, याद रखिएगा, 0 आगे पीछे ना कीजिएगा। 20 यूज करते हैं और ये परसेंटेज में हमने किया था, तो हम इसे यहाँ पे परसेंटेज में करेंगे।
हमने एफिशिएंसी परसेंटेज में लिखी हुई थी, तो हम इसे 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। चलें यहाँ से Q1 निकालते हैं। Q1 निकाला तो हमारा क्या आंसर आया? हमारा आंसर आ गया, बस इसे यहाँ पे ले जाए, इसे यहाँ पे ले जाएं, इसे यहाँ पे ले जाएं और इसे यहाँ पे ले जाएं। नहीं समझ आ रही तो अभी लिख देते हैं 1000 सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाई 20 फिर इंटू 100 है ये हो गया। तो Q1 क्या हो गया? 5 1 2 3 4 जीरोस। अब Q2 कैसे फाइंड करेंगे? हमने तो वो भी करना था भाई, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि Q1 भी आ गया तो हमारे पास, तो हम Q1 इधर करते हैं तो डेल्टा W इधर ले आते हैं, तो Q2 उधर ले जाते हैं। तो 5000 माइनस 1000 इक्वल टू Q2, जो कि Q2 आ जाएगा हमारे पास जाउल्स। यूनिट्स गलत मत लिखिएगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया। खैर उम्मीद है आपको समझ आई होगी, चाहे जितना भी कचरा है यहाँ पे, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। मुझे तो बहुत अच्छी समझ आई है क्योंकि मैंने खुद किया। तो खैर अगला सवाल करते हैं, और ये लास्ट सवाल होगा इस वीडियो का। बाकी सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चले ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल का नाम इनने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो जहां से शुरू करता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है, कार्नोट इंजन की तरह, जिथे दी खोती उथे आ खलोती। ठीक है, समझ आ गए? इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट कर देते हैं। इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स, ठीक है, हुज डिफरेंस इज। अब हमें टेम्परेचर्स नहीं दिए हुए, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर हुज डिफरेंस, ये भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रहे कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। इफ इट एब्जॉर्ब्स हीट, अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला क्या था कार्नोट इंजन में? Q1, जो हीट एब्जॉर्ब करता था सोर्स से वो Q1 थी, और जो रिजेक्ट करता था जो सिंक को वो Q2 थी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा, हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करने हैं सोर्स और सिंक के। तो हमने जो पिछला सॉल्व किया है ये उसका रिवर्स है। पहले हमें टेम्परेचर दिए हुए थे तो हमें Q1 Q2 फाइंड करना था। यहाँ पे हमें इन्होंने देख ले, उन्होंने Q1 Q2 दिए हुए हैं तो टेम्परेचर फाइंड करना है, रिवर्स है उसका। तो ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। तो हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमें Q1 गिवन है 746 जाउल्स, Q2 गिवन है जो कि है 546 जाउल्स, और हमें डेल्टा टी गिवन है, डिफरेंस गिवन है, याद है, डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम कन्वर्ट करेंगे शराफत से केल्विन में, और ये आ जाएगा 373 केल्विन। चलें अब फाइंड क्या करना है हमने, T1 एंड T2। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी लाएंगे हम अंदर, एफिशिएंसी को यूज करेंगे हम। इस पर हम फॉर्मूला लिखेंगे Q1 Q2 वाला। क्यों लिखेंगे वो वाला? क्योंकि हमें Q1 Q2 गिवन है, और जो गिवन होते हैं वही पहले लिखते हैं, वो हमें ज्यादा जान को प्यारे होते हैं, तो इसलिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर, उल्टा लिख दिया, Q2 ऊपर आना, Q1 नीचे आना। 1 माइनस वैल्यूज पुट करेंगे, 546 माइनस 746, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.8। फिर भी देख लें 26 पे ही पहुंचा है मर मर के हमारा इंजन एफिशिएंसी पे। पिछला तो इससे भी गया गुजरा था 20% का। चले कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, कोई बात नहीं, होते होते हो जाता है बेहतर। चलें अब अपने टेम्परेचर पे चलते हैं। हम दोबारा इसका फॉर्मूला लिखेंगे एफिशिएंसी का, लेकिन इस बार हम लिखेंगे टेम्परेचर वाला, T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100। ठीक है,
अब T1 minus T2 divided by T1 into 100, पर ये तो कोई जानी पहचानी चीज लग रही है, ये तो चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन टेम्परेचर तो हमें दिया हुआ था इन्होंने, वो था हमारा 373 केल्विन। तो दिया हुआ है तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हम क्यों ना पुट करें। तो हम आराम से वो वैल्यू पुट करेंगे और ये जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी वहां से वैल्यू लिखेंगे और आराम से इसे लेके जाएंगे वहां पे। ये भी यहाँ दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, या इसे इतना घुमाने की बजाय हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और इसे यहाँ न्यूमरेटर में। तो T1 इक्वल टू 373 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 26.8। राइट। अब हम देखते हैं और क्या करना है। एक चीज हमने गौर नहीं की, मैंने कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिफरेंस वो डिग्री सेंटीग्रेड में दी है कि केल्विन में। एक और चीज तो हम भूल गए, मैं भी भूल गई, ये जहाँ पे टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस आए वो डिग्री और केल्विन में सेम रहता है। बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैंने भी की है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, केल्विन में भी इतना ही रहेगा, ये मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक की है। लेट इज करेक्ट दिस वन। क्यों सेम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनल टेम्परेचर जो है वो 373, लेट्स सी T1 है हमारा फाइनल टेम्परेचर, T2 कहते हैं, T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना इनिशियल जो कि डिग्रीज में दिया हुआ था, आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसे 273 ऐड कर देंगे। तो फाइनल में तो क्या आएगा, T2 प्लस 273, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 273, तो ये कैंसिल हो गया, तो दैट इज स्टिल इक्वल टू। तो अगर आप चेंज भी कर दें डिफरेंस का यहाँ पे यूनिट केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, द वैल्यू रिमेन्स द सेम। जब टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हुई हो, ये गलती मैंने भी की थी और भी हो सकती है, तो हम इसे मिटाएंगे, हम अपनी गुनाहों की माफी मांगेंगे और अपनी गलतियां सुधारेंगे और यहाँ पे हम अपना सही आंसर लिखेंगे। तो चलें, वो हमने लिख दिया और इसका आंसर फिर क्या आएगा। T1 is equal to चलें, ये ऐसे लिखा हुआ है, अभी देख लेते हैं क्या होता है। 100 के और ये इसके 0, ठीक है। और बाकी हमें क्या दिया होता है, T1 माइनस T2 इक्वल टू 100। तो हम T1 इक्वल टू 100, सॉरी करते हैं, 100 को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस 100 हो गया, और T2 को उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये T2 हो गया। तो T2 इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 26.8 माइनस 100। तो इसको सॉल्व करके अगर हम आंसर निकालेंगे ना,
तो हमारा ऑलमोस्ट आएगा 373 केल्विन, और इसका हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो 273 केल्विन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, और डिग्री सेंटीग्रेड में ये आ जाएगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें से आप सिर्फ 273 माइनस कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। दोनों यूनिट्स ठीक है, कोई उसमें खराबी नहीं है। तो खैर ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, एंड दैट्स इट। चलें, मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आपको कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं हाउ टू इम्प्रूव द वीडियो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ और आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। हाफिज, रब रखा।